नमस्कार बच्चों, आज इजी साइंस टारगेट रैंक क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं सूर्य नारायण हिस्ट्री का क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का आप सबों के सामने एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उन सबों को क्लियर किया जाएगा। और जहाँ तक मेरी आशा है कि मैं जो भी आप सबों को बताऊंगा वो अवश्य ही पहले से जानकारियों के अलावा कुछ नया भी मिलने का चांसेस होगा। और यूरोप में राष्ट्रवाद क्योंकि आपके बुक का सबसे पहला चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने की भी संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। और इसलिए आज इस चैनल के माध्यम से आप सबों के सामने एक बेहतर क्लासेज उपलब्ध कराने का एक मेरा प्रयास होगा। और इस प्रयास के साथ आप सबों का जुड़ना और इस YouTube चैनल को जितना अधिक हो सके फैलाना यह आपका कर्तव्य होगा। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपना 100% आप सबों को दूंगा और आपका भी कर्तव्य होगा कि यह YouTube चैनल जितना अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकें, पहुंचा सकें, यह आपका कर्तव्य होगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास को सुन सकें, लाभान्वित हो सकें और मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर मार्क्स ला सकें। इसमें आपकी सहायता की भी ज़रूरत होगी। तो आज का ये क्लासेज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि अभी आप सब ये तो समझ ही गए हैं कि आज के क्लास में क्या शुरू होने वाला है, तो हम चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास विषय का परिचय हम लोग जानेंगे। जैसे आप सबों की समझ के लिए थोड़ा सा संक्षेप में यह बता दिया जाता है कि इतिहास क्या है या इसके जनक कौन है। इस प्रकार की छोटी मोटी बातें जो आपको कई प्रकार से सहायता करेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे अपने चैप्टर पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप सब बचपन में सुने होंगे इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा तो आप सबों ने सुना होगा कि बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा उसका विकसित रूप हम लोग जानेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि इतिहास का आज के परिवेश में हम क्या परिभाषा दे सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अतीत में घटित होने वाली वे सभी घटनाएं जिनका कोई प्रमाण हो उनके कालक्रमानुसार अध्ययन को इतिहास कहते हैं। कालक्रमानुसार अध्ययन को इतिहास कहते हैं। ये आज के परिवेश में सटीक परिभाषा होगा। इस परिभाषा में आप क्या देख रहे हैं कि लिखा है अतीत में, अतीत अर्थात बीते हुए समय में। तो बीते हुए समय में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उनमें से सबको इतिहास में नहीं रखा जाता है। तो फिर इतिहास में किसे रखा जाता है? इतिहास में हम उनको ही रखेंगे जो ऐसी घटनाएं होंगी जिनका कोई प्रमाण होगा, अर्थात जिनका कोई ना कोई सबूत होना चाहिए, जिसका कोई ना कोई प्रमाण होना चाहिए कि ऐसी घटना सच में हुई थी, तभी हम उसे इतिहास कहेंगे। और उसके साथ साथ क्या होता है कि उनके अध्ययन को हम काल क्रमानुसार पढ़ते हैं। काल का मतलब समय होता है, क्रम का मतलब एक सीरियल नंबर से। तो इतिहास को पढ़ने के समय काल का क्रम का होना भी जरूरी है। और यदि प्रमाण है, उसका काल का क्रम के अनुसार अध्ययन हो रहा है, तो उसी घटना को हम इतिहास कहेंगे। इतिहास की यह परिभाषा है। वैसे एक ही विषय की कई परिभाषाएं दी जा सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हम इसे एक सटीक परिभाषा मान सकते हैं। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं हर विषय के कोई ना कोई जनक होते हैं। तो इनके जनक हेरोडोटस हैं। ये हेरोडोटस कहाँ के रहने वाले थे? यदि ये सवाल आपके मन में आता है तो यूनान के निवासी थे। हेरोडोटस यूनान के निवासी थे। सवाल तो यह भी आता है कि आखिर हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक क्यों कहा गया?
हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक क्यों कहा गया? तो क्योंकि हेरोडोटस ने इतिहास की सबसे पहली एक प्रामाणिक पुस्तक लिखी थी, सबसे पहली पुस्तक लिखी थी, इनके द्वारा लिखा गया था, और उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। और इसी किताब को लिखे जाने के कारण, हिस्टोरिका के लिखने वाले व्यक्ति होने के कारण, इस हेरोडोटस नाम के यूनानी व्यक्ति को हम लोग इतिहास का जनक मानते हैं। यह है इतिहास का कुछ परिचय। इसके बाद भारतीय इतिहास का जनक जान जाएंगे और इसके बाद हम लोग सीधे अपने चैप्टर पर आएंगे। तो भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है, भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक माना जाता है, मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज भी यूनान के रहने वाले थे, मेगास्थनीज भी यूनान के रहने वाले थे, और इन्होंने भारत में यात्रा की थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक राजा हुए, उनके समय में मेगास्थनीज भारत का यात्रा किया था और उनके दरबार में आया था, और इनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसमें भारतीय इतिहास के विषय में कई प्रकार की चर्चाएं हैं। तो इनका एक किताब था, मेगास्थनीज का एक किताब था जिसका नाम था इंडिका। पुस्तक था इनका जिसका नाम था इंडिका, और इन्हीं पुस्तक के माध्यम से इनके द्वारा भारतीय और बिहार के पटना की जानकारियां भी शामिल की गई थी, और इसी घटना के चलते मेगास्थनीज को भारतीय इतिहास का जनक कहते हैं। इस प्रकार आज के इतिहास का परिचय लगभग, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम लोग मुख्यतः अपने चैप्टर पर आएंगे, तो परिचय को हम यही समाप्त करते हैं। बाकी जो भी डाउट आपके मन में होंगे उसे आप कमेंट में बताएंगे, आपका उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर की ओर, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम चैप्टर को ही समझेंगे, चैप्टर का जो नाम है उसको समझेंगे कि ये चैप्टर आखिर कहता क्या है। यूरोप के बारे में तो हम सब जानते होंगे। यूरोप क्या है? यूरोप एक महाद्वीप है। यूरोप एक महाद्वीप है। वैसे दुनिया में आप जानते होंगे 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एक महाद्वीप यूरोप है। तो हम लोग यूरोप के अंदर की ही घटना को पढ़ने वाले हैं, और इसमें आपको एशिया, अफ्रीका, अमेरिका आदि की घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। इसलिए हम लोग आज के इस चैप्टर में केवल और केवल यूरोपीय कंट्री की बात करेंगे, और यूरोप में होने वाले किस घटना की बात करेंगे? तो राष्ट्रवाद की घटना की बात करेंगे। तो आज देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के बाद हम लोग समझेंगे राष्ट्रवाद क्या होता है। इसके बाद समझेंगे इसका उदय कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ। इसके बाद आपके किताब में एक शब्द आया है पुनर्जागरण, तो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण क्या है। और पुनर्जागरण के बाद आगे की घटना में हम लोग सबसे पहले नेपोलियन के आक्रमणों की चर्चा करेंगे, और नेपोलियन के बारे में कुछ बातें जानेंगे, और नेपोलियन के बारे में जानने के बाद फिर हम लोग वियना सम्मेलन को जानेंगे, नेपोलियन को जानेंगे। इसके बाद वियना सम्मेलन को जानेंगे, और वियना सम्मेलन के बाद हम लोग फ्रांस में होने वाली एक से अधिक क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आप लोगों ने 9th क्लास में फ्रांस में होने वाली एक क्रांति को पढ़ा है जो 1789 में हुई थी, लेकिन आज हम लोग जो 10th क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इतिहास की पहली चैप्टर, इसमें फ्रांस के अंदर होने वाले 1789 की क्रांति के अलावे 2 और क्रांति को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो जिसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति 1830 की कहानी पढ़ेंगे जिसे जुलाई की क्रांति कहा जाता है, और इसके साथ साथ फ्रांस में होने वाली 1848 की क्रांति को पढ़ेंगे जिसे फरवरी की क्रांति कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके हर एक टॉपिक को क्लियर करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि आपका ये जो टॉपिक्स होंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके दैनिक जीवन के दृष्टिकोण से, और आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी दृष्टिकोण से। तो देखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद 2 शब्दों से जुड़कर बना हुआ है, राष्ट्र प्लस वाद। राष्ट्र प्लस वाद अर्थात इसमें राष्ट्र का मतलब एक वैसा देश से है जिसके पास अपनी संप्रभुता हो, जिसके पास अपने नागरिक हो, और
वाद का मतलब होता है उसके प्रति लगाव, उससे जुड़ाव, उसके प्रति प्रेम की भावना। तो राष्ट्रवाद एक प्रकार का भावना है, एक प्रकार की विचारधारा है। राष्ट्रवाद एक प्रकार का भावना है, एक प्रकार की विचारधारा है, जिसमें हमें यह पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा कि राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से प्रेम की भावना जागना शुरू हुई, और वो भी खासकर यूरोप से। राष्ट्र के प्रति जागरूक होने की भावना शुरू हुई, और वो भी खासकर यूरोप के अंदर से। तो राष्ट्रवाद क्या है, हम लोग समझे राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद देश के या राष्ट्र के प्रति, देश के या राष्ट्र के प्रति प्रेम या लगाव की एक भावना है, एक भावना है। इसके अलावा इसमें एक जैसे भौगोलिक, एक जैसे सांस्कृतिक और एक जैसे सामाजिक भावना के साथ साथ उसमें एकता बनाए रखने का भावना का भी विकास होता है, उसको भी राष्ट्रवाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक जैसे भौगोलिक स्थिति कहने का मतलब है, जैसे मान लिया जाए कोई द्वीप है, द्वीप के अंदर के लोग एक देश के रूप में सम्मिलित होने लगेंगे, राष्ट्र के रूप में संगठित होने लगेंगे, तो वहां भी एक राष्ट्र बनेगा, और राष्ट्र के प्रति जो प्रेम की भावना आएगी उसे राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्र भाषा के आधार पर भी बना करते हैं, राष्ट्र भौगोलिक के साथ साथ सामाजिक स्थिति के आधार पर भी बना करते हैं, और राष्ट्र के प्रति जो हमारा प्रेम का भावना उत्पन्न होता है उसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो राष्ट्रवाद, मैं समझता हूं आप सबों के मन में क्लियर हो चुका होगा कि राष्ट्रवाद क्या है। और अब जानेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। हमारा दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्रवाद का उदय, वैसे आपके किताब जो है SCERT वाला, उसमें देखेंगे तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत, राष्ट्रवाद का बीजारोपण पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद का बीजारोपण पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। तो हम समझेंगे राष्ट्रवाद का उदय कब से शुरू हुआ, पुनर्जागरण के काल से हुआ। पुनर्जागरण के काल से बीजारोपण हुआ, और इसका विकसित रूप कब हमें दिखाई दिया, मतलब पुनर्जागरण के बाद धीरे धीरे करके इसका जो विकसित रूप सामने आया, इसका जो डेवलप रूप हमारे सामने आया, वह दिखा है फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति में, जिसे हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। तो फ्रांस की क्रांति में क्या दिखा, इसका विकसित रूप दिखा। किसका विकसित रूप दिखा, राष्ट्रवाद का विकसित रूप कब से दिखा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से दिखा। और 1789 की क्रांति को वैसे तो आप 9th क्लास में पूरी तरह से पढ़ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा सा जब हम फ्रांस की घटनाओं का जिक्र करेंगे तो फ्रांस की क्रांति का भी थोड़ा बहुत उसमें जिक्र कर लेंगे, 1789 वाला का। और इसके बाद हमें 2 और क्रांति को पढ़ना है फ्रांस में, जिसमें 1830, जिसे जुलाई की क्रांति कहते हैं, और इसके अलावा दूसरी क्रांति जो फरवरी की क्रांति कहा जाता है, जो 1848 में हुई थी। तो वे दोनों घटनाओं को खास करके पढ़ेंगे, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर हम लोग फ्रांस की क्रांति 1789 का भी वर्णन करेंगे, जिक्र करेंगे। राष्ट्रवाद समझ चुके हैं, राष्ट्रवाद के विषय में, राष्ट्रवाद का उदय के बारे में भी समझ चुके हैं। थोड़ा सा जानेंगे पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण क्या है, तो पुनर्जागरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः प्लस जागरण। पुनः प्लस जागरण, जिसमें पुनः का मतलब होता है फिर से, फिर से, या आप इसे कह सकते हैं दोबारा, और जागरण का मतलब हो सकता है जागना, अर्थात फिर से जागना। अर्थात आदि मानव के काल में मानव अपने आप में जगा हुआ था, वो जो भी करता था अपने आप के भरोसे करता था। बाद के काल में जैसे जैसे नॉलेज उनका एक्सप्लेन होता गया, उनका नॉलेज बढ़ता गया, उसके हिसाब से उन लोगों ने एक दैवीय शक्ति को मानना शुरू किया, चमत्कारिक शक्तियों को मानना शुरू किया, और धीरे धीरे उनके अंदर आलसीपन आना शुरू हुआ, और वे अधिकतर कार्यों के बारे में देवी देवताओं पर निर्भर रहना शुरू कर दिए। इस घटना को कहा जाता है कि मानव धीरे धीरे आलसी होता गया, और इसका मतलब है वो सोता चला गया, वो सो गया।
जिसके बाद पुनर्जागरण हुआ, और पुनर्जागरण का मतलब है कि वे लोग फिर से दैवीय शक्तियों पर से भरोसा को छोड़कर अपने आप पर निर्भर होने लगे। इसी घटना को पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण, और इसका जनक माना जाता है, पुनर्जागरण का जनक माना जाता है दांते को। दांते इटली के महान कवि थे, इटली के एक कवि हैं दांते। और इसके अलावे पुनर्जागरण को और विशेष हम लोगों को पढ़ना नहीं है, तो नेपोलियन के बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, नेपोलियन का। तो नेपोलियन क्या था? फ्रांस में इसका सम्राट का कार्यकाल भी रहा था, फ्रांस में इसका सेनापति का कार्यकाल भी रहा था। और वैसे हम लोग बात करेंगे इसके जन्म से लेकर, तो जैसा कि आप सब शायद जानते हो, इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769। 15 अगस्त 1769 कहाँ हुआ था? कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप है, कोर्सिका द्वीप में इनका जन्म हुआ था 1769 में, जिस द्वीप पर फ्रांस का ही कब्जा रहा है। तो कोर्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। माता का नाम रामोलिना, माता का नाम रामोलिना था। इनके धर्म की बात किया जाए तो इनका धर्म था ईसाई, इनका धर्म था ईसाई। आगे चलकर नेपोलियन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, और फ्रांस में इसने सबसे पहले सैनिक के पद पर नौकरी किया। सैनिक के पद पर नौकरी करते हुए जब इसका कार्यकाल अच्छा रहा, तो आगे चल के फ्रांस में इसे सेनापति के पद पर बहाल कर दिया गया। सेनापति के पद पर रहते हुए इसने कई सारे कार्य किए। और इसके बाद जब फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, फ्रांस की क्रांति हुई 1789 में, तो नेपोलियन जनता को समर्थन किया, अपने राजा का समर्थन ना करके जनता के पक्ष से लड़ा। और नेपोलियन 1804 में फ्रांस का शासक बन गया। 1804 में फ्रांस का शासक बन गया। फ्रांस का शासक बन गया। 1804 में शासक बनने के बाद इसने कई सारी लड़ाइयां की, ब्रिटेन को जीता, स्पेन को जीता, इटली, जर्मनी, कई जगह इसके कार्यक्रम चले और सब जगह जीत हासिल कर रहा था। इसके बाद 1804 के बाद घटना है 1813 की। 1813 में इसका एक युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया आदि देश एक साथ होकर लड़े, और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हो गई। नेपोलियन की हार होने के बाद इसे अपने देश से निर्वासित कर दिया गया, मतलब दूसरे देश में भेज दिया गया, जहां से यह पुनः वापस आया। और वापस आने के बाद ज्यादा दिन तक इसका शासन फिर से टिका नहीं, और ऐसा माना जाता है कि लगभग 100 दिनों के अंदर इसका शासन फिर से समाप्त हो गया। और इसके पतन का वास्तविक कारण माना जाता है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध यह बहुत ही प्रचलित युद्ध है, तथा यह बहुत ही VVI क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होगा। वाटरलू का युद्ध यह हुआ 1815 में, और इस युद्ध में भी यही सारे देश एक तरफ से लड़ रहे थे, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश एक तरफ से लड़ रहे थे, तथा दूसरे तरफ से फ्रांस की ओर से फ्रांस की सेना, और जिसका सेनापति के रूप में नेपोलियन लड़ रहा था। इस घटना में वाटरलू के इस युद्ध में 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है, और पूरी तरह से इस बार कोई मौका नहीं छोड़ा जाता है। इस बार इसे देश से बाहर निकालने की बात नहीं की जाती है, बल्कि इसे सेंट हेलेना नामक एक द्वीप है भूमध्य सागर में, सेंट हेलेना नामक एक द्वीप है भूमध्य सागर में, वहां के जेल में नेपोलियन को बंदी बनाकर रखा जाता है। और जहां 1821 में जेल के ही अंदर नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है, नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नेपोलियन के मृत्यु के बाद जो विजयी शक्तियां थी, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया आदि, इन लोगों ने मिलकर किया वियना सम्मेलन। और यह वियना सम्मेलन भी कब हुआ? तो यह वियना सम्मेलन भी 1815 में हुआ है। इस वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जितने भी राजवंशों को नेपोलियन के द्वारा खत्म कर दिया गया है,
जितने भी राजवंशों को नेपोलियन के द्वारा पतन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, उन राजवंशों को फिर से अलग अलग जगह पर जहां जिसका शासन था वहां उन्हें पुनर्स्थापित किया जा रहा है। तो वियना सम्मेलन 1815 का मेन नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ऑस्ट्रिया का एक चांसलर है, ऑस्ट्रिया का चांसलर है जिसका नाम मेटरनिक है। तो मेटरनिक ने अपने नेतृत्व में वियना सम्मेलन किया और पुरातन राज्य व्यवस्था को फिर से लागू किया। इसी के आधार पर जब हम फ्रांस की घटना देखेंगे तो फ्रांस में फिर से ब्यूर्बो राजवंश के लुई 18वां को ब्यूर्बो राजवंश के लुई 18वां को फिर से शासन की शक्ति संभालने को दिया गया और लुई 18वां के द्वारा शासन की शुरुआत जब की गई तो सबसे पहले उसने संविधान के आधार पर शासन करने का योजना बनाया। और आज हम लोगों ने जितनी भी बातें पढ़ी इन सब का आप सब रिवीजन करते रहें और इस घटना के बाद हम लोग अगली बार जो घटना शुरू करेंगे वियना सम्मेलन को थोड़ा और डिटेल में जानेंगे और फ्रांस की जो 3 क्रांतियां हुई हैं, 1789 की क्रांति उसके बारे में जानेंगे, फिर 1830 की जुलाई की क्रांति के बारे में जानेंगे और फिर 1848 की फरवरी की क्रांति के बारे में जानेंगे। और इस घटना को हम आपके सामने इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रांस की घटना आपके मन में एक कहानी की तरह उभर जाएगी। और जैसा कि आप सब आज तक हिस्ट्री को या इतिहास को जो भी है उसे एक ऐसा विषय मानते हैं जिसमें काफी कठिनाई आपको देखने को मिलता होगा, तो जहां तक मेरा विश्वास है कि जिस प्रकार हम कहानी के माध्यम से इसको क्लियर करेंगे आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं रह पाएगी। तो हम आज के इस कहानी को यहीं तक रोकते हैं और फिर मिलेंगे आपके साथ हम अगले वीडियोज में जिसमें हम फ्रांस की क्रांति को डिटेल में जानेंगे। धन्यवाद।